सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है डिग्री एवं डिग्री के निष्पादन। उसी का एक भाग है जो आज का टॉपिक है, वह है आज्ञापत्र। आज्ञापत्र के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 46 के अंतर्गत ये बताया गया है कि डिग्री के निष्पादन की कार्रवाई उस न्यायालय में संस्थित की जाती है जिस न्यायालय के द्वारा डिग्री जारी की गई, क्योंकि डिग्री के निष्पादन की प्राथमिक शक्ति उस न्यायालय को होती है जिस न्यायालय ने डिग्री जारी की। लेकिन कभी कभी जब निर्णीत ऋणी की संपत्ति किसी अन्य न्यायालय के स्थानीय क्षेत्राधिकार में हो तो डिग्री को निष्पादन के लिए उस न्यायालय को भेज दिया जाएगा जिसके स्थानीय क्षेत्राधिकार में निर्णीत ऋणी की संपत्ति है, और उस न्यायालय को डिग्री भेजे जाने की प्रक्रिया में समय लग सकता है। ऐसे मामलों में डिग्रीदार डिग्री जारी करने वाले न्यायालय के सामने आवेदन करता है कि निर्णीत ऋणी अपनी संपत्तियों का विक्रय या हटाने वाला है और उसके द्वारा ऐसा कर दिया जाएगा तो डिग्रीदार के पक्ष में डिग्री का निष्पादन नहीं कराया जा सकेगा। अगर न्यायालय डिग्रीदार के आवेदन पर संतुष्ट हो तो ऐसी दशा में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 46 के तहत न्यायालय के द्वारा आज्ञापत्र जारी किया जा सकता है। आज्ञापत्र शब्द का सामान्य अर्थ है एक लोक अधिकारी के द्वारा किसी दूसरे लोक अधिकारी को कोई कार्य करने का निर्देश दिया जाना। लेकिन सीपीसी की धारा 46 के तहत आज्ञापत्र का एक विशिष्ट अर्थ है, सामान्य अर्थ नहीं। एक न्यायालय के द्वारा किसी दूसरे न्यायालय को उसकी स्थानीय क्षेत्राधिकार में संपत्ति को कुर्क किए जाने का निर्देश दिया जाना। जब आज्ञापत्र के पालन में निर्णीत ऋणी की संपत्ति को कुर्क कर लिया जाता है तो आज्ञापत्र के अंतर्गत जब संपत्ति की कुर्की कर ली जाती है तो ऐसी कुर्की कितने दिन तक रहती है? 2 माह तक रहती है। कितने माह तक रहती है? 2 माह तक रहती है। हालांकि आज्ञापत्र जारी करने वाले न्यायालय द्वारा इस अवधि को बढ़ाया जा सकता है। जब आज्ञापत्र के अंतर्गत संपत्ति कुर्की करने वाले न्यायालय के द्वारा जब डिग्री निष्पादन के लिए प्राप्त कर ली जाती है तो ऐसी संपत्ति की कुर्की जारी रहेगी और डिग्री के निष्पादन के उद्देश्य के लिए उस संपत्ति को पुनः कुर्क किया जाना आवश्यक नहीं होगा। अगर निर्णीत ऋणी की संपत्ति किसी दूसरे राज्य में स्थित है तो उस राज्य के न्यायालय को आज्ञापत्र क्या किया जाता है? जारी किया जा सकता है। सीपीसी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि वह किसी दूसरे राज्य के न्यायालय को संपत्ति की कुर्की के लिए आज्ञापत्र जारी करने के लिए वर्जित करता हो। अगर कोई डिग्री निष्पादन के लिए किसी अन्य न्यायालय को भेजी जाती है तो उस न्यायालय को कौन सी शक्तियाँ होती हैं? इसके संबंध में बताया गया है कि अगर किसी डिग्री को निष्पादन के लिए किसी दूसरे न्यायालय को भेजी जाती है तो उस न्यायालय को वे सभी शक्तियाँ प्राप्त होंगी जो डिग्री जारी करने वाले न्यायालय को होती हैं। अगर डिग्री निष्पादन के संबंध में कोई भी प्रश्न उत्पन्न होता है तो ऐसे सभी प्रश्नों का निर्धारण वही न्यायालय करता है जिसे डिग्री निष्पादन के लिए भेजी गई है। अगर कोई डिग्री निष्पादन के लिए किसी दूसरे न्यायालय को भेजी जाती है तो क्या दूसरे न्यायालय के द्वारा ऐसी डिग्री में कोई संशोधन कर सकता है? तो इसके संबंध में है कि निष्पादन करने वाला न्यायालय डिग्री में परिवर्तन या संशोधन नहीं कर सकता। हालांकि ऐसे न्यायालय के द्वारा डिग्री की वैधता के प्रश्न पर विचार किया जा सकता है। अगर डिग्री का निष्पादन करने वाला न्यायालय यह पाता है कि डिग्री जारी करने वाला न्यायालय सक्षम नहीं था तो ऐसी दशा में डिग्री का निष्पादन करने वाला न्यायालय डिग्री का निष्पादन नहीं करेगा।
अगर किसी अपीलीय न्यायालय में अपील की जाती है और अपील को स्वीकार कर लिया जाता है तो क्या डिग्री के निष्पादन की कार्रवाई स्वयं रुक जाएगी? अपीलीय न्यायालय में अपील किए जाने से कार्रवाई स्वयं नहीं रुकेगी। इसके लिए अपीलीय न्यायालय में एक आवेदन करना पड़ेगा कि अधीनस्थ न्यायालय में डिग्री के निष्पादन की कार्रवाई को रोक दिया जाए। इसके बाद अपीलीय न्यायालय के द्वारा रोके जाने का आदेश दिया जाएगा और इसके बाद अपीलीय न्यायालय के रोक देने के आदेश पर निष्पादन न्यायालय ऐसी कार्रवाई को रोक देगा। अगर किसी डिग्री की अंतर्वस्तु में कोई अप्रत्यक्ष संदिग्ध हो तो ऐसे अप्रत्यक्ष संदिग्ध को निष्पादन करने वाले न्यायालय के द्वारा उसे दूर किया जाता है, जिसे डिग्री की अंतर्वस्तु का निर्वचन कहते हैं। अब ये सवाल है कि डिग्री के निष्पादन में कौन सी संपत्तियों को कुर्क किया जा सकता है। तो इसके संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 60 में बताया गया है कि निर्णीत ऋणी की सभी चल और अचल संपत्तियां, बैंक नोट, करेंसी नोट, चेक, मुद्रा, हुंडी, विनिमय पत्र, शेयर, स्टॉक, पराक्रम विलेख निष्पादन के लिए कुर्क किए जाते हैं। धारा 60 के अंतर्गत जिन संपत्तियों को कुर्क किया जाता है वे संपत्तियां जो निर्णीत ऋणी के पास हैं या उनके कब्जे में हैं। अब सवाल है कि अगर निर्णीत ऋणी की संपत्तियां किसी दूसरे व्यक्ति के पास हैं तो क्या ऐसे व्यक्ति को निर्देश दिया जा सकता है कि वह संपत्ति या धन को निर्णीत ऋणी को ना लौटाए या न्यायालय में जमा कराए। ऐसे आदेश दिया जा सकता है जिसे क्या कहते हैं हम गारनिसी आदेश कहते हैं। ये दिया हुआ है सीपीसी सिविल प्रक्रिया संहिता के ऑर्डर 21 और रूल्स 46 में। अब सवाल है कि वे कौन सी संपत्तियां होती हैं जो डिग्री के निष्पादन में कुर्की से मुक्त होती हैं। तो इसके संबंध में नंबर 1 निर्णीत ऋणी, उसकी पत्नी और उसके बच्चों के पहनने के वस्त्र, भोजन पकाने के बर्तन, चारपाई, बिछौने और ऐसे निजी आभूषण जिन्हें कोई स्त्री धार्मिक प्रथा के अनुसार अपने से अलग नहीं कर सकती है। दूसरी है शिल्पी के औजार। अगर निर्णीत ऋणी कृषक है तो उसके कृषि के उपकरण, मोटर, ट्रैक्टर को छोड़कर पशु, बीज। नंबर 3 है कृषक या श्रमिक या घरेलू नौकर के मकान या मकान के लिए भूमि या भवन सामग्री या मकान से संलग्न भूमि। 4 है लेखा भैया कुर्की के योग्य नहीं है। 5वां है व्यक्तिगत सेवा कराने का कोई अधिकार। 6वां है पेंशन भोगियों को दिए जाने वाले उपादान। 7वां है श्रमिकों और घरेलू नौकरों की मजदूरी, चाहे वह धन हो या वस्तु के रूप में। 8वां है भरण पोषण की डिग्री से भिन्न किसी डिग्री के निष्पादन में प्रथम 1000 रुपये और बाकी का 2/3 भाग कुर्क नहीं किया जा सकता। अगला है सेना, नौसेना, वायुसेना के सदस्यों के वेतन और भत्तों को कुर्क नहीं किया जा सकता। निर्णीत ऋणी के जीवन बीमा पॉलिसी के अधीन सदैव धन सरकारी सेवक को प्राप्त कोई भत्ता जो उसके वेतन का भाग है। उत्तरजीविका द्वारा उत्तराधिकार की संभावना या प्रत्याशा संबंधी हित। अगला है भावी भरण पोषण के अधिकार। 14वां है कृषि उपज में छूट। अतः इन संपत्तियों को क्या नहीं किया जा सकता, कुर्क नहीं किया जा सकता। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, ये कंपटीशन में भी आता है। तो यही टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू।